हेलो एवरीवन। जियोसिंक्लाइनल ऑर्गन थ्योरी ऑफ कोबर का ये पार्ट 2 है। अब तक हमने पढ़ा कि कोबर के अनुसार भूसंरचनाएं लंबे और चौड़े जलपूर्ण गर्त थी। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसंरचना निर्माण की होती है, जिसके दौरान पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसंरचना का निर्माण होता है। इसे भूसंरचना अवस्था कहते हैं। प्रत्येक भूसंरचना के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं, जिसे कोबर ने फोरलैंड कहा। उन्होंने इस जो भूसंरचना की दोनों तरफ का भूमि है उसे फोरलैंड नाम दिया, यानी कि अग्रदेश। इन भूखंडों के अपरदन से प्राप्त मलबा का नदियों द्वारा भूसंरचना में धीरे धीरे जमाव होने लगता है। ये भूसंरचना है और ये इसके दोनों तरफ दृढ़ भूखंड हैं। दृढ़ भूखंड आगे भी फैले हुए हैं। इनका जो आगे का हिस्सा है जो भूसंरचना के पास है, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये भूसंरचनाएं और भी इस तरफ भी फैली हुई होंगी और इस तरफ भी फैली होंगी। इसे इन्होंने अग्रदेश कहा या फोरलैंड कहा। तो जब भूखंडों में यहाँ पर अपरदन होता है या नदियों के द्वारा यहाँ से मलबा लाया जाता है, वो धीरे धीरे आकर और इस भूसंरचना पर उस मलबे का जमाव होता रहता है। इस क्रिया को अवसादीकरण या सेडिमेंटेशन कहते हैं। अवसादी जमाव के कारण भार में वृद्धि होने से भूसंरचना की तली में निरंतर धंसाव होता रहता है। यहाँ पर अवसाद आएंगे, जिसके कारण भार बढ़ेगा तो ये जो जियोसिंक्लाइन है या भूसंरचना है ये नीचे की तरफ दबेगी। इस अवतलन की क्रिया या सब्सिस्टेंस कहते हैं। इन दोनों क्रियाओं के लंबे समय तक चलते रहने से भूसंरचना की गहराई अत्यंत अधिक हो जाती है। धीरे धीरे ये लंबे समय तक, कई वर्षों तक ये क्रिया चलती रही तो जो कि छिछली थी वो धीरे धीरे बहुत गहरी उसकी गहराई हो जाती है तथा अधिक मात्रा में मलबा का निक्षेप हो जाता है। जब भूसंरचना भर जाती है तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण भूसंरचना के दोनों अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। कोबर के अनुसार भूसंरचना लंबे और चौड़े जलपूर्ण गर्त थी। पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसंरचना निर्माण से ही होती है, जिसके दौरान पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसंरचना का निर्माण होता है। इसे भूसंरचना अवस्था कहते हैं। प्रत्येक भूसंरचना के किनारे पर दृढ़ भूखंड है। ये कोबर की जियोसिंक्लाइन है या भूसंरचना है। इसके दोनों किनारों पर यहाँ पर रिजिड लैंडमास है, यानी कि दृढ़ भूखंड है। इस रिजिड लैंडमास का वो आउटर साइड जो कि भूसंरचना के पास है, इसे फोरलैंड नाम दिया जाता है या अग्रदेश नाम दिया जाता है। ये अग्रदेश या ये जो रिजिड मास है, इस पर नदियाँ हैं, वर्षा होती है, इसमें जो नदियों का जल है वो आकर इस जियोसिंक्लाइन में या भूसंरचना में गिरता है। अपने साथ ये तलछट लाता है, जमाव लाता है, मिट्टी लाता है। वो मिट्टी इसमें लगातार जमती रहती है। इस प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे जैसे इसमें अवसादी जमाव धीरे मिट्टी आएगी, वो उसका भार अधिक होगा तो वो इस जियोसिंक्लाइन को नीचे की तरफ धंसाएगी। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। अवसाद का जमाव होना, जमाव के कारण भार में वृद्धि होना और भार में वृद्धि होने के कारण भूसंरचना की तली का निरंतर धंसाव होता रहना। इसके कारण भूसंरचना की गहराई अत्यंत अधिक हो जाती है और अधिक मात्रा में मलबे का निक्षेप हो जाता है। अब इसके बाद में अगली स्टेज है, जब ये भूसंरचना भर गई तो पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संचलन के कारण भूसंरचना के दोनों अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। ये क्षैतिज संचलन के कारण ये भूसंरचना के दोनों तरफ के अग्रदेश यानी कि फोरलैंड, ये फोरलैंड था।
और यहाँ पर ये फोरलैंड था। इसमें जब क्षैतिज दबाव के कारण ये दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ये इस दिशा में फोरलैंड बढ़ता है और ये फोरलैंड भी इस दिशा में बढ़ता है। इसके कारण जो भूसन्नति है उस पे दोनों तरफ से दबाव बढ़ने लग गया है। इसे पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं। इस तरह भूसन्नति के दोनों पार्श्वों का संडासी के समान सरकने से भूसन्नति की तलछट पे बल पड़ता है, अर्थात अग्र देशों के पास सरकने से उत्पन्न संपीड़नात्मक बल के कारण भूसन्नति के तलछट में सिकुड़न और मोड़ पड़ने लगते हैं, जिसके कारण मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। भूसन्नति के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिन्हें कोबर ने रेंट-कैटन नाम दिया था। भूसन्नति का मलबा का पूर्णतः या आंशिक रूप से वलित होना संपीड़न के बल पर आधारित होता है। यदि संपीड़न का बल सामान्य होता है तो केवल किनारे वाले भाग ही वलित होते हैं और बीच का भाग वलन से अप्रभावित रहता है। इस अप्रभावित भाग को कोबर ने स्वाशिन वर्ग नाम की संज्ञा दी थी, जिसे सामान्य रूप में मध्य पिंड या मीडियन मास नाम से जाना जाता है। जब संपीड़न बल बहुत अधिक सक्रिय होता है तो भूसन्नति का समस्त मलबा वलित हो जाएगा और मध्य पिंड का निर्माण या मीडियन मास का निर्माण नहीं होगा। संपीड़न बल जितना अधिक तीव्र होगा, पर्वतीकरण में उतनी ही अधिक जटिलता आती है। कभी कभी वलन की ग्रीवा टूटकर दूसरे वलन पर चढ़ जाती है, जिस कारण ग्रीवा खंड या नैपे का निर्माण होता है। इसे अब हम एक डायग्राम की सहायता से देखेंगे। कोबर कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेज है पर्वत निर्माण की अवस्था। पृथ्वी में संकुचन होता है, संकुचन के कारण क्षैतिज बल बढ़ते हैं और दोनों जो फोरलैंड हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब दोनों भाग फोरलैंड जो दृढ़ भूखंड के भाग थे एक दूसरे की तरफ आते हैं तो ये जो भूसन्नति है और इसमें जमी हुई ये तलछट है, इस पर भी बल पड़ता है। बल पड़ने के कारण ये जो तलछट है वो सिकुड़ने लगती है और उसमें इस प्रकार से मोड़ पर पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे ये मलबा वलित होकर और ये इस प्रकार से पर्वतों का रूप धारण कर लेता है। ये डायग्राम कोबर के पर्वत निर्माण की अवस्था को समझाता है। इसमें ये फोरलैंड था, इसमें दोनों तरफ से संकुचन संपीड़न हुआ और ये फोरलैंड का बेल्ट है। इसके बाद में ये हमारा ओरिजिनल जियोसिंक्लाइन था, जो कि इस डॉटेड एरिया से दिखाया गया है। इस जियोसिंक्लाइन में जब दोनों तरफ से संपीड़न हुआ तो यहाँ पर वलन पड़े और वलन के कारण ये पर्वतों का यहाँ पर इस तरफ भी किनारे पर पर्वतों का निर्माण हुआ, दोनों किनारों पर, भूसन्नति के दोनों किनारों पर। तो इस किनारे पर ये पर्वत का निर्माण हुआ और यहाँ पर इस किनारे पर भी पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसे कोबर ने रेंट-कैटन नाम दिया। अब ये कोबर कहते हैं कि ये संपीड़न बल पे निर्भर करता है। अगर संपीड़न बल दोनों तरफ से जो संपीड़न बल है वो बहुत अधिक होगा तो हर कहीं पर वलन पड़ जाएंगे, मध्य में भी वलन पड़ जाएंगे और किनारों पर भी वलन पड़ जाएंगे और दोनों तरफ सभी जितना भी हमारा जियोसिंक्लाइनल एरिया था या भूसन्नति का भाग था वहाँ पर वलनदार पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर ये संपीड़न बल कमज़ोर है तो सिर्फ किनारे पर जो फोरलैंड है वहीं पे ही पर्वत, फोरलैंड के आगे जो सीमांत श्रेणियाँ हैं यहीं पर रेंट-कैटन नामक पर्वतों का निर्माण होगा, यानी कि वलनदार पर्वतों का निर्माण होगा। जो बीच का क्षेत्र है उसे कोबर ने नाम दिया मध्य पिंड का या मीडियन मास का। ये संपीड़न से प्रभावित नहीं होगा। तो ये दोनों ही स्थिति हो सकती है। अगर संपीड़न बल ज़्यादा है तो हर कहीं पर वलनदार पर्वतों का निर्माण हो जाएगा और अगर संपीड़न बल कम है तो सिर्फ किनारे पर पर्वतों का निर्माण होगा और बीच में मीडियन मास या मध्य पिंड ऐसा इलाका रह जाएगा जहाँ पर मलबा में वलन नहीं पड़ी है, बिना वलन के हैं। अगर बहुत तेजी से संपीड़न होता है, बहुत तीव्र गति से संपीड़न होता है
तो पर्वत निर्माण में जटिलता आ जाती है। ये ना ही सिर्फ वलन पड़ता है बल्कि वलन पड़ के ये वापस मुड़ के और जैसे कि ग्रीवा या नैपे का निर्माण हो जाता है, वलन की एक ग्रीवा टूटकर और दूसरे के ऊपर वापस आ जाती है। ये आगे जब जियोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो ग्रीवा या नैपे के बारे में भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोबर ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए या इसे प्रूव करने के लिए जो उदाहरण दिए उनका अध्ययन करेंगे, साथ में इस थ्योरी की आलोचना, क्रिटिकल स्टडी करेंगे। थैंक यू।